हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ का ये टॉपिक। तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। तो एंशिएंट हिस्ट्री की ये हमारी आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम मिडाइवल हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देख रहे हो आप, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो वो है, ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र निधियों का उपयोग करने वाले लोग खानाबदोश शिकारी थे। ताम्र निधियाँ अक्सर गेरुए रंग के बर्तनों और मिट्टी की संरचनाओं के साथ पाई जाती थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप देखो, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ए गलत है लेकिन आर सही है। जो ताम्र संस्कृति थी वो मुख्य रूप से गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके जो उपयोगकर्ता थे वो घुमंतु शिकारी नहीं बल्कि जो शिकारी नहीं होते थे वो कौन होते थे, वो होते थे कृषक समुदाय के। इस संस्कृति की विशेषता गेरुए रंग के मृतभांड है, ठीक है। इस जो ताम्र पाषाण युग था उसकी जो मृतभांड हुआ करते थे वो किस कलर के होते थे, गेरुए रंग के। यहाँ मिलने वाले तांबे के उपकरणों में मुख्य रूप से कुल्हाड़ियाँ, हारपून और तलवारें शामिल हैं। इस संस्कृति का कालक्रम ज़्यादातर 2000 BC से लेकर 1000 BC के पूर्व माना जाता है। और OCP के अवशेष सबसे पहले, यानी कि ओकरे कल्चर पोट्री के अवशेष सबसे पहले हिसार और हस्तिनापुर जैसे स्थलों से हमें मिले हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ वीर सोलियम के लेखक थे। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धमित्र। वीर सोलियम जो था वो तमिल व्याकरण ग्रंथ था और ये प्रसिद्ध ग्रंथ कब लिखा गया, 11वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके जो लेखक थे वो बुद्धमित्र थे। किसके, चोल राजा थे एक, जिनका नाम था वीरराज चोल, उनके दरबारी कवि थे। यह जो ग्रंथ था तमिल भाषा और संस्कृत व्याकरण के बीच तालमेल और एक बैलेंस दर्शाता है, ठीक है, तमिल और संस्कृत के बीच। और इस पुस्तक पर जो कमेंट्री थी वो किसने लिखी थी, इस पुस्तक पर कमेंट्री लिखने वाले कौन थे, पेरुन देवनार, ठीक है। और तमिल साहित्य में व्याकरण ग्रंथों में तोलकप्पियम सबसे प्राचीन है, जिसके रचयिता कौन है, तोलकप्पियर, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में राजा अक्सर ब्राह्मणों को पुरस्कार के रूप में क्या प्रदान करते थे। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भूमि अनुदान, यानी कि लैंड ग्रांट्स। 7वीं शताब्दी में राजाओं और शासकों द्वारा ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को एक कर मुक्त, यानी कि टैक्स फ्री लैंड एक एज अ गिफ्ट दी जाती थी, उसकी प्रथा थी। इस प्रकार के जो भूमि अनुदान थे, लैंड ग्रांट्स थे, वो दक्षिण भारत में किस नाम से जाने जाते थे, तो वो जाने जाते थे ब्रह्मदेय या फिर अग्रहार, इस नाम से जाने जाते थे। इन्हें क्या बोलते थे, अग्रहार या ब्रह्मदेय। इन भूमि अनुदानों का विस्तृत जो मेंशन है वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पर हमें देखने को मिलता है। और इस काल में सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म का उदय हुआ था, जहाँ पर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी स्थानीय भूस्वामियों के हाथ में जाने लगे। और हर्षवर्धन और पल्लव राजवंश के शासनकाल में इस प्रकार की दान व्यवस्था के प्रमाण हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अवंती मालवा को पराजित करना और उसे मगध में मिलाना। शिशुनाग वंश की स्थापना हर्यंका वंश, यानी कि जो हमारी हर्यंका वंश थी, सबसे पहली मगध की सबसे पहला वंश, तो उसे हर्यंका
हर्यंका वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं। पितृहंता इसलिए कि जैसे एक राजा हुआ था बिंबिसार, उसका पुत्र हुआ था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर राजगद्दी प्राप्त की थी, और ऐसे ही अजातशत्रु के जो पुत्र था उदयन ने अपने पिता की हत्या यानी कि अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। इसलिए फिर उसके बाद हर्यंका वंश को ख़त्म करके शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, और जो अंतिम शासक थे नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग द्वारा की गई थी। शिशुनाग ने उसकी राजधानी क्या बनाई अपनी, तो वो बनाई थी अवंती को अपनी राजधानी बनाया। और शिशुनाग ने अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, उसे पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया, जिससे 100 साल पुराना मगध अवंती संघर्ष को एक समाप्ति मिली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो बनाई थी, तो जो कैपिटल थी किसकी, शिशुनाग की, तो वो थी वैशाली। वैशाली शिशुनाग वंश की राजधानी हुआ करती थी। प्रारंभ में राजगृही थी, फिर बाद में वैशाली हो गई। उनके जो उत्तराधिकारी थे कालाशोक या फिर काकवर्ण। कालाशोक के टाइम पर क्या हुआ था, कालाशोक के टाइम पर एक महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था जिसे बोला जाता है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी, कालाशोक के टाइम पे। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षाओं में मुख्य रूप से मेटा शब्द किसे संदर्भित करता है। ये वो मेटा जो आजकल मेटा चलता है वो मेटा नहीं, ये मेटा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाईचारे और मैत्री भावना के लिए क्या कहा जाता है, मेटा। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारा मेटा जो है वो भाईचारे को आगे बढ़ा रहा है, मैत्री की भावना को आगे बढ़ा रहा है। तो कोई दो राय नहीं कि मेटा, याद रखिएगा, ये ट्रिक बन सकती है आपकी इसको याद रखने की। तो मेटा एक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लविंग या फिर काइंडनेस, ठीक है। तो ये भाईचारे को दर्शाता है। ये बौद्ध धर्म के 4 अप्रमाण यानी कि ब्रह्म विहार, 4 ब्रह्म विहार में से एक है। जो ये जो मेटा है वो बौद्ध धर्म में 4 ब्रह्म विचार बताए गए हैं, ठीक है, ब्रह्म विहाराज। उनमें से एक कौन सा है, मेटा। बौद्ध दर्शन के अनुसार मेटा का अभ्यास व्यक्ति के मन से द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या को दूर करना है। बाकी जो 3 हैं, बाकी के 3, एक हो गया मेटा, ठीक है, दूसरा हो गया दूसरा हो गया हमारा करुणा, और दूसरा करुणा हो गया, तीसरा हो गया मुदिता यानी कि एम्पैथेटिक जॉय, और चौथा हो गया हमारा उपेक्षा। तो मेटा जो है वो लविंग और काइंड के लिए है, और जो करुणा है वो किसके लिए है, कंपैशन, नाम से ही पता चल रहा है करुणा। और तीसरा मुदिता जो है, मुदिता किसके लिए, एम्पैथेटिक जॉय के लिए। और उपेक्षा जो है वो इक्वेनिटी यानी कि एक शत्रुता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन वैदिक भारत में संस्कृत के साथ साथ कौन सी 2 भाषाएं विशेष रूप से फली फूली। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाली और प्राकृत। संस्कृत वैदिक और शास्त्रीय साहित्य की मुख्य भाषा थी, जबकि आम जनता की जो बोलचाल में भाषा थी वो प्राकृत और पाली थी। तो गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो ज़्यादातर रूप से पाली भाषा में दिए हैं ताकि आम लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। और महावीर भगवान ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो मागधी यानी कि प्राकृत भाषा में दिए थे। तो अशोक के अधिकांश जो शिलालेख थे यानी कि इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कालिदास के नाटकों में कुलीन पात्र जो था यानी कि जो लोअर कास्ट वाला जो एक कैरेक्टर होता था, जो भी कैरेक्टर होता था जो कि लोअर कास्ट से होता था वो संस्कृत बोलते थे, जबकि जो महिलाएं थीं और जो सामान्य वर्ग था वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था। तो ये कालिदास की जो ड्रामा थी उसका एक फीचर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन नीति शास्त्र के अनुसार अपरिग्रह का व्रत किसे निर्देशित करता है। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपनी आवश्यकता से अधिक धन वस्तुओं का संग्रह
ना करना। ठीक है। जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत बताए गए हैं। एक है अहिंसा, सत्य, अस्त्य होता है चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनमें से शुरुआती जो 4 महाव्रत हैं, पहला है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। ठीक है। दूसरा है हमारा ट्रुथ यानी कि हमेशा सत्य बोलो। तीसरा है नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग। फोर्थ वन है इज़ ब्रह्मचर्य एंड फिफ्थ वन इज़ अपरिग्रह। ठीक है। नॉन कलेक्शन। तो ये जो शुरुआती 4 थे वो किसने दिए थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। ठीक है। और जो चौथा था, 5वां था सॉरी, वो किसने ऐड किया? महावीर स्वामी ने ऐड किया था ये 5वां। जैन धर्म के कर्म बंधन से मुक्ति के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं वो भगवान महावीर थे। मैंने पूरा का पूरा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आपको कवर किया हुआ है, प्लीज़ वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल पूछे गए थे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर किले का निर्माण कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने 773 ईस्वी में पठार के चारों ओर किलेबंदी पूर्ण की थी? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजा सूर्यसेन। इन्हीं के द्वारा ग्वालियर का किला निर्मित है। ये कच्छप घात वंश या फिर तोमर वंश बोल सकते हैं, इसी वंश के राजा थे जिन 773 ईस्वी में शुरू करवाया था इन्होंने। और इस किले को भारत के किलों में जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। अब ये नाम क्वेश्चन आ जाए कि नाम किसने दिया, तो ये नाम दिया था बाबर ने। इस किले के भीतर तेली का मंदिर, मान मंदिर पैलेस और सास बहू का मंदिर स्थित है। और मान मंदिर पैलेस का निर्माण तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर किले के पास ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति आंदोलन परंपरा के अंतर्गत कुल अलवर संतों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 63। सॉरी, अलवर पूछिए ना, अलवर संतों की संख्या तो 12 और 63 कौन थे? तो वो थे हमारे नैनार। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ी सी, अलवर थे 12 और नैनार थे 63। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले ये जो अलवर थे वो कौन थे? वैष्णव संत थे। ठीक है, वैष्णव संत थे जिन्हें अलवर कहा जाता था, जिनकी कुल संख्या 12 थी। और इसके अपोजिट ये जो नैनार थे वो शिव के लिए समर्पित थे, शैव संत थे जिन्हें नैनार कहा जाता था। अलवर संतों में एकमात्र महिला जो थी, इसमें एक फीमेल थी, इकलौती फीमेल थी जिसका नाम था आदाल। ठीक है, याद रखिएगा, जिन्हें दक्षिण की मीरा ऑफ साउथ कहा जाता है। दक्षिण की मीरा ऑफ साउथ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नम्मालवार और तिरुमंगई अलवार इस परंपरा के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं। अलवार संतों का काल जो था वो मुख्य रूप से 5वीं से 10वीं शताब्दी यानी कि पल्लव और चोल काल के बीच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में अलवार संतों के गीतों का संकलन किया गया है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिव्य प्रबंधम। ठीक है, नलायर, दिव्य प्रबंधम, ये सभी 12 अलवर संतों के लगभग 4000 तमिल भजनों का संकलन है। क्या है? कंपाइलेशन है किस चीज़ का? ये जो अलवर संतों ने के गीत थे, धार्मिक ग्रंथ था, उसे दिव्य प्रबंधम बोला जाता है। ठीक है, इसे तमिल भाषा का ये जो दिव्य प्रबंधम था, ये 5th वेद ऑफ तमिल लैंग्वेज। याद रखिएगा, 5वां वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ का जो संकलन था वो किसने किया था? बाय नाथ मुनि। नाथ मुनि ने 9वीं या
10वीं शताब्दी में, 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास किया था। और ये जो ग्रंथ था वो वैष्णव भक्ति और भगवान विष्णु विशेषकर रंगनाथ स्वामी की स्तुति को प्रमुख स्रोत है। नैनार संतों के भजनों का संकलन तेवरम भी ये तो हो गया अलवार। और एक मैंने अभी एक बताया था नैनार संत, जिनकी कुल संख्या है कितनी, 63। तो इनका जो कंपाइलेशन टेक्स्ट है यानी कि धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है तेवरम। तेवरम क्या है, तेवरम। और अलवर संतों का जो टेक्स्ट है वो है दिव्य प्रबंधम, याद रखिएगा, अलवर संतों का दिव्य प्रबंधम और नैनार संतों का तेवरम। नैनार संत कितने थे, 63, और अलवर संत थे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मारक और स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। गोलकुंडा किला राजस्थान और भरतपुर किला तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही गलत हैं। गोलकुंडा किला जो है वो ये अदला बदली हो गई है, जो गोलकुंडा वो राजस्थान में नहीं बल्कि तेलंगाना में स्थित है। और भरतपुर जो किला है वो तेलंगाना में नहीं बल्कि राजस्थान के लोहगढ़ में स्थित है। और भरतपुर का जो किला है उसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है लोहगढ़। गोलकुंडा किला अपनी ऐतिहासिक हीरा खदानों यानी कि कोहिनूर हीरा यहीं से मिला था और उनकी वास्तुकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और जो भरतपुर का किला है उसका निर्माण जाट शासक किसने करवाया था, सूरजमल ने। जाट शासक सूरजमल ने करवाया था, जिससे कभी ब्रिटिश सेना जीत नहीं पाई थी। भारत के ऐतिहासिक किले वास्तुकला की नागर और दक्कन शैलियों के बेहतरीन उदाहरण है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रारंभिक मानव समुदायों द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। मानव इतिहास में सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया। और इस काल में जो मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग शुरू किया तो उसे क्या कहा जाने लगा, तो इसे कैल्कोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। कैल्को मतलब कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी, जहाँ तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, ठीक है। और लोहे की खोज भारत में, जो आयरन था उसकी खोज भारत में कब हुई, तो वो लेटर वैदिक पीरियड में हुई थी। लेटर वैदिक एज में ये इसकी खोज हुई। कहाँ पर इसके साक्ष्य मिलते हैं, सबसे पहले कहाँ खोज हुई थी, तो वो हुई थी अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा से मानी जाती है। भारत में तांबे के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश में नवदा टोली। नवदा टोली एमपी से सबसे पहले तांबे के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के किस महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने संख्याओं के अध्ययन में क्रांतिकारी योगदान दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगुप्त। महान गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी के थे और इनका संबंध जो था वो राजस्थान से था। इनकी जो पुस्तक थी एक, तो इनकी पुस्तक का नाम था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ठीक है। और इन्होंने ग्रेविटेशनल जो नियम थे यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम थे उनकी शुरुआत की थी। और इन्होंने अपने इंस्टिंक्ट यानी कि इंट्यूशन पावर से कहा था कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो न्यूटन से पहले ही ये हमारी भारत में ग्रेविटी की खोज कर ली गई थी, ठीक है। और गणित यानी कि मैथ्स की फील्ड में उनके योगदान के कारण अरब दुनिया में उन्हें भारत को हिंसा नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रभावशाली दार्शनिक का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में कहाँ पर हुआ था, केरल के कलाड़ी में।
कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था और उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो किया था अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत इस सिद्धांत की प्रतिपादक कौन थे? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने 4 प्रसिद्ध मठों की स्थापना की थी। पहला था बद्रीनाथ, जिसे बद्री विशाल भी बोलते हैं, बद्रीनाथ मठ, जो कि नॉर्थ साइड था। 4 अलग अलग दिशाओं में, नॉर्थ में हो गया बद्रीनाथ, ईस्ट में हो गया हमारा यहाँ पर हो गया हमारा पुरी, और इधर दक्षिण में हो गया हमारा श्रृंगेरी, और इधर वेस्ट में हो गया हमारा द्वारका। तो ये 4 मठों की स्थापना इन्होंने की थी। उन्होंने ही केदारनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उसी की स्थापना उन्होंने ही की थी। और उन्होंने बौद्ध और जैन दर्शन के प्रभाव को कम करने तथा सनातन धर्म की पुनर्संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों और भगवद गीता पर प्रसिद्ध भाष्य यानी कि कॉमेंट्रीज लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल की सबसे प्रारंभिक रचनाएं जिन्हें संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका सही जवाब है 2300 वर्ष पूर्व हुई थी। संगम साहित्य जो था वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु के प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, जिसकी रचना 2300 वर्ष पूर्व हुई थी। और संगम का अर्थ होता है प्राचीन दक्षिण भारत में कवियों और विद्वानों की सभा या परिषद, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में मदुरई में किया गया था। संगम काल के 3 प्रमुख राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य। संगम ग्रंथ, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तोलकप्पियम, ये सबसे तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है और तिरुवल्लुवर द्वारा रचित इसी काल की एक अत्यंत प्रसिद्ध नैतिक और दार्शनिक रचना है। किसके द्वारा लिखी गई है? तिरुक्कुराल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में कितने से अधिक व्याकरण नियम सूत्र शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4000। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी है और इस ग्रंथ में लगभग 4000 सूत्र यानी कि ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, जो कि हैं 4000। पाणिनि ने इस ग्रंथ की रचना कब की थी? 4वीं से 5वीं शताब्दी यानी कि मौर्य काल से पूर्व। और इस पे जो कमेंट्री लिखी है, ठीक है, वो किसने लिखी है? कात्यायन ने। और पतंजलि ने महाभाष्य नामक एक टीका लिखी है। महाभाष्य किसकी है? तो ये है हमारे पतंजलि की, ठीक है। और एक है वार्तिक। वार्तिक किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारे कात्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर और चौहान शासकों के शासनकाल के दौरान दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहलीवाल। तोमर और चौहान राजवंशों के शासनकाल यानी कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली में ढाले जाने वाले तांबे और चांदी के सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था। इन सिक्कों का व्यापक प्रसार उत्तरी भारत के व्यापारिक नेटवर्क में था और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के यानी चांदी का, सिल्वर का एक टंका, सिल्वर को क्या बोलते थे? टंका, और गोल्ड के सिक्कों को बोलते थे दीनार। तो ये 2 सिक्के चलाए थे किसने? इल्तुतमिश ने। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले रुपया नाम का चांदी का सिक्का चलाया था, जिसका वजन 178 ग्रेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा आयुर्वेद। चरक संहिता प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन थे? महर्षि चरक। चरक कनिष्क के कोर्ट फिजिशियन थे यानी कि राजवैद्य थे। किसके? कनिष्क के।
कनिष्क कौन था? तो कुषाण वंश का शासक था। इस ग्रंथ में रोगों के निदान, औषधियों, शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी और चिकित्सा पद्धतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है। और प्राचीन भारतीय आयुर्वेद के 3 मुख्य स्तंभ हैं, वृहत्रयी हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। नेक्स्ट ये कुछ मैचिंग्स दी गई हैं, बताना है कि कौन सा सही है। कालीबंगन, अग्निवेदिकाएं, मेगास्थनीज अर्थशास्त्र, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग। तो इसका सही जवाब देखें, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट और थर्ड सही है, बाकी जो सेकंड है वो मेगास्थनीज की जो बुक थी उसका नाम अर्थशास्त्र नहीं बल्कि क्या था, इंडिका। और कालीबंगन एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ से फायर अल्टर्स यानी कि अग्नि वेदिकाएँ, हवन कुंड हमें मिले हैं। और ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी कि कैलकोलिथिक पीरियड की जो कल्चर था उसका तांबे और पत्थर का उपयोग देखने को हमें मिलता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। कालीबंगन का जो मीनिंग होता है वो होता है ब्लैक बेंगल्स, इसी के नाम पर इसका नाम कालीबंगन पड़ा। और जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाग्भट्ट। आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम आचार्य वाग्भट्ट द्वारा रचित है। वाग्भट्ट ने चरक और सुश्रुत दोनों संहिताओं के ज्ञान को संक्षिप्त रूप से इस ग्रंथ में संकलित किया है। आयुर्वेद के क्षेत्र में इन्हें त्रिमूर्तियों यानी कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट में गिना जाता था। तो आयुर्वेद में 3 त्रिमूर्तियाँ हैं, कौन है? वो हैं चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ किले के भीतर मूल रूप से लगभग कितने जलाशय, कुएं, ये बावड़ी, तालाब आदि मौजूद थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 84। ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसके जो अंदर मूल रूप से 84 जल निकाय यानी कि कुएं, कुंड, बड़ी बावड़ियाँ जैसी कई सारी जल निकाय मौजूद थे। यह जो किला है वो भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है और मेवाड़ की राजधानी रहा है। इस किले में प्रसिद्ध 2 स्तंभ हैं, एक है कीर्ति स्तंभ और एक है विजय स्तंभ। जो कीर्ति स्तंभ था इसे महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के बाद बनवाया था। ठीक है। चित्तौड़गढ़ किले पर इतिहास में 3 प्रमुख ऐतिहासिक साके यानी कि जौहर और केसरिया हुए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, 1535 में बहादुर शाह और 1567 में अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। यह किला मौर्य शासकों द्वारा शुरुआती दौर में बनवाया गया था और बाद में मेवाड़ के सिसोदिया राजाओं के अधीन रहा। नेक्स्ट चलते हैं, तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम में वन यानी कि जंगल की यात्रा पर कौन जाता है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेन गुट्टूवन। जो सिलप्पादिकारम था वो एक तमिल महाकाव्य था, महाकाव्य है सिलप्पादिकारम। और सिलप्पादिकारम का मतलब होता है द टेल ऑफ एंकलेट। के रचयिता जो थे वो जो सिलप्पादिकारम के रचनाकार कौन है ये क्वेश्चन आ जाए तो वो हैं इलांगो अडिगल। ठीक है। और इस महाकाव्य में चेर राजा चेरन सेनगुट्टुवन हिमालय से पत्थर लाकर कन्नगी की मूर्ति स्थापित करने के लिए जंगल की यात्रा और अभियान का वर्णन करते हैं। और ये संगम साहित्य के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसकी जो मुख्य नायिका है यानी कि हीरोइन है वो कौन है? कन्नगी। और नायक जो थे वो कोवलन, इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा शैली की मूर्तियाँ त्रिविमीय 3D और बहुत महीन नक्काशीदार व अलंकृत है। नालंदा की मूर्ति कला परंपरा सारनाथ बिहार की स्थानीय शैलियों और मध्य भारतीय कला से प्रभावित थी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही हैं।
और आर एक ही सही एक्सप्लेनेशन देता है। तो इसमें क्या लिखा है कि नालंदा शैली की जो मूर्तियाँ थीं वो 3D और बहुमहीन नक्काशीदार से अलंकृत थीं, तो ये सही है। और जो नालंदा की मूर्तिकला परंपरा है वो सारनाथ बिहार की स्थानीय शैलियों और मध्य भारतीय कला से प्रभावित थी। नालंदा की जो मूर्तिकला शैली थी वो मुख्य रूप से पाल और सेन राजवंश के दौरान विकसित हुई थी। इस शैली की मूर्तियाँ जो थीं वो ब्रॉन्ज और ब्लैक बसाल्ट स्टोन से बनाई जाती थीं, जो कि 3D और अत्यंत अलंकृत थीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ राजवंश दिए गए हैं और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, तो उनकी मैचिंग करनी है हमें। एक तरफ है राजवंश, दूसरी तरफ है क्षेत्र। तो पहला है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल। क्षेत्र हैं बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान और पश्चिम दक्कन। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो गुर्जर प्रतिहार यानी कि ए का हो जाएगा 3 गुजरात और राजस्थान। राष्ट्रकूट हो गए पश्चिमी दक्कन, बी का 4, और सी का पाल हो जाएंगे बंगाल में, और जो चोल थे वो बचे कहाँ, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका अ डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है हमारा प्रणय लाल। ये पुस्तक जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो भूवैज्ञानिक जूलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, जूलॉजिकल हिस्ट्री है या इसकी हिस्ट्री हो गई, प्राचीन जीव पौधे और यहाँ के पर्यावरण के विकास का विस्तृत वैज्ञानिक वर्णन करता है। ठीक है, अगर संजीव सान्याल की पुस्तकों के बारे में बात करें तो उनकी एक पुस्तक है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, और एक दूसरी बुक है जिसका नाम है ओशियन ऑफ चर्न। ठीक है, ये 2 पुस्तक हैं संजीव सान्याल की। और टोनी जोसेफ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्ली इंडियंस। याद रखिएगा, हो सकता है ये आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति परंपराओं के अंतर्गत पूजा आराधना के किन 2 प्रमुख रूपों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सगुण और निर्गुण। भक्ति आंदोलन के दौरान ईश्वर की उपासना के लिए 2 प्रमुख मार्ग माने गए, सगुण यानी कि साकार रूप, और जैसे कि राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, और निर्गुण यानी कि निराकार रूपहीन ईश्वर की उपासना जैसे कि कबीर, नानक। तो ये एक सगुण और निर्गुण रूप थे। सगुण संतों में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु प्रमुख थे, और निर्गुण संतों में संत कबीर, गुरु नानक, रैदास, संत रविदास और दादू दयाल जैसे लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय भक्ति संगीत में अन्नामाचार्य के योगदान का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 32,000 से अधिक गीतों की रचना हुई। अन्नामाचार्य जो थे वो 15वीं शताब्दी के महान हिंदू संत और संगीतकार थे जिनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। उन्हें भगवान वेंकटेश्वर, तिरुपति बालाजी के स्तुति गानों, कीर्तनों की रचना के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने पदों और संगीत के माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और सामाजिक समानता का संदेश दिया। ठीक है, और उन्हें पद कविता पितामह भी कहा जाता है, और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत के विकास में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो ये कुछ 27 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिक्स्ड क्वेश्चन थे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आज इस वीडियो के बाद हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी PYQs पूछे गए हैं 2025 के SSC एग्ज़ाम्स में वो सारे कवर हो गए हैं। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल हम कवर करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री को। तो मिडाइवल हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे टॉपिक।
ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा जो अरब इन्वेजन यानी कि अरब आक्रमणकारी, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2025 में उन्हें कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो और क्वेश्चंस और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।